टी.एच. मार्शल कहते हैं कि नागरिकता क्या होती है। टी.एच. मार्शल कहते हैं कि नागरिकता पूरी और बराबरी की मेंबरशिप होती है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की, दैट इज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि स्टेट को वो देखते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पे। पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब एक ऐसे समूह के तौर पे जहाँ राजनीतिक विचारों की एक रूपता के तहत, एक विचार के तहत एक समूह एक देश का निर्माण करता है, एक स्टेट का निर्माण करता है। जैसे हमने स्टेट में पढ़ा था कि स्टेट बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली इनलाइटेंड लोगों का वो समूह है जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पे एक राय होकर एक इंस्टीट्यूशन, एक सिस्टम, एक स्टेट का क्रिएशन करता है। तो यहाँ से सवाल उठती है कि नागरिकता को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या नागरिक कौन है या एलियन कौन है। जाहिर सी बात है सब्जेक्ट ही जब उसकी बात करता है। तो नागरिकता को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नागरिकों से मिलकर ही राज्य बना है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसने राज्य को जन्म दिया है, वो नागरिकों, वो व्यक्ति और राज्य के बीच का नहीं है, व्यक्ति और राज्य के बीच का ही है। लेकिन जब वो व्यक्ति और राज्य के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो व्यक्ति नागरिक में कन्वर्ट हो जाता है। आप कंफ्यूज हो रहे सर कहना क्या चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को मैं आसानी से समझाता हूँ। जब तक व्यक्ति आज़ाद था वो इंडिविजुअल है, लेकिन जब वो अपनी ताकत खुद को गवर्न करने की, खुद को पनिश करने की, खुद को उस कानून को मानने की या उस ढांचे को मानने की मान्यता देता है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा बनता है, तो उसको पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा या मेंबर बनने के कारण वो नागरिक बन जाता है। काफ़ी नोट्स आप लोगों ने इस पर पढ़े होंगे, लेकिन शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नागरिक आखिरकार होता कौन है। नागरिक वो मेंबर होता है जिसके पास स्टेट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन करने का हक। नागरिक वो व्यक्ति है जो किसी राज्य में रह रहा हो और उस राज्य की सरकार, उस राज्य के अंदर काम करने के जो ढांचा है, उस राज्य के सरकारी ढांचा, कानूनी ढांचे में उसकी बराबर की हिस्सेदारी हो, उस सरकार को चुनने में उसकी से हो, उस सरकार से सवाल करने का अधिकार उसके पास हो और वो सरकार उसके प्रति जवाब दे। एक बात समझें, किसी भी देश में दो तरह के लोग रह सकते हैं, एक नागरिक है और एक निवासी हैं। वो निवासी गैर कानूनी भी हो सकते हैं, कानूनी जैसे टूरिस्ट या स्टूडेंट्स वो भी हो सकते हैं, या प्रवासी भी हो सकते हैं, दूसरे देशों से वहाँ काम करना है। जैसे कि अगर हम बात करें दुबई की यानी यूएई की, लगभग 75% आबादी बाहरी देशों के लोगों की है, जिसमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियंस बड़ी तादाद में है। वो वहाँ के निवासी हैं, वो वहाँ काम करते हैं, वहाँ टैक्स पे करते हैं, पर वो नागरिक नहीं है। वो निवास कर रहे हैं पर उनके पास वहाँ की राजनीतिक ढांचे में या सरकार से डायरेक्ट सवाल करने का या सरकार में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। नागरिक केवल वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं या किसी दौर में, जिनके एंसेस्टर्स ने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था स्टेट के साथ, जिन्होंने उस स्टेट को क्रिएट किया था, और जहाँ स्टेट की डेफिनेशन थी, नेशन की डेफिनेशन थी, कौन कौन सिटीजन होंगे, कौन कौन सिटीजन नहीं होंगे, वो डिफाइन किया जाता है। जब व्यक्ति अपनी ताकत राज्य को सौंपता है एक राज्य बनाने के लिए, तो राज्य उसके बदले उसे कुछ गारंटीज देता है, जैसे कि हमने बात की थी सुरक्षा और समृद्धि की, या समृद्धि की मौकों को हासिल करने की, या स्थिरता की। लेकिन उसी समय राज्य ये भी डिफाइन कर देता है कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, वो किसके प्रति जिम्मेवार है, वो किसके प्रति जिम्मेवार नहीं है। तो नागरिक वो व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है सरकार से सवाल करने का, पर निवासी नागरिक हो सकता है। भारत का हर नागरिक देश का निवासी है, मान सकते हैं, पर हर निवासी नागरिक को ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे इलीगल लोग हैं, काफ़ी सारे प्रवासी हैं, काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ हैं। अब इलीगल की बात चलिए छोड़ भी दी जाए 2 मिनट के लिए, जो इलीगल है वो इलीगल है, पर लीगली रहने वाले लोग भी हैं, जैसे तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अफ्रीका से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, काफ़ी सारे विदेशी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, या शादी करके इंडिया में पर नागरिकता नहीं मिली। तो ये लोग कौन है? इन्हें राज्य कुछ प्रोटेक्शन देता है, बट ये सिविल, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स, किसी भी राइट्स 3 तरह के होते हैं, नागरिक अधिकार, पॉलिटिकल अधिकार, सामाजिक अधिकार। जब मैं बात करता हूँ सिविल अधिकारों की, तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है, उसमें राइट टू लाइफ आ जाता है, राइट टू फ्रीडम आ जाता है, ठीक है, आज़ादी, स्वतंत्रता, उसमें सुरक्षा आ जाती है, उसमें जीने का अधिकार आ जाता है, उसके अंदर एक्सप्रेशन का अधिकार आ जाता है। जीने का अधिकार किसी भी निवासी के पास है, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, आप उसको बिना क्राइम की सज़ा नहीं दे सकते, उसकी जान नहीं ले सकते, ये एक सभ्य समाज का फैसला है। आज़ादी, धार्मिक आज़ादियाँ वो कुछ शायद इन्जॉय कर सकता है, वो दूसरी कुछ आज़ादियाँ इन्जॉय कर सकता है, बट अगेन वो बराबर का नागरिक नहीं है, वो निवासी है। तो यहाँ पे फिर बात क्लियर होती है कि वो उसके पास जीने का अधिकार है, बट उसके पास जो दूसरे सिविल अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई व्यक्ति, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरी सरकार में ये कमियाँ हैं, क्योंकि मैं नागरिक के तौर पे स्टेक होल्डर हूँ, मैं नागरिक के तौर पे उसका एक मेंबर हूँ और मेरे पास अधिकार है सरकार से सवाल करने का, सरकार मेरे प्रति जवाब दे। पर कोई विदेशी आके अगर मुझसे कहता है कि मेरी सरकार में कमी है, तो ये दखलंदाजी है, क्योंकि उसके पास यहाँ सुरक्षा का अधिकार है, उसकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेगी, ये एक सभ्य समाज की पहचान है। लेकिन हमारे सिस्टम पे सवाल उठाने का हक उसके पास टेक्निकली नहीं है, एक सीमा तक। सिमिलरली पॉलिटिकल अधिकार, यानी राजनीतिक संगठन बनाने के, राज्य में पार्टिसिपेट करने के, इलेक्शन में कोई भारी व्यक्ति कितना ही बड़ा नेता क्यों ना, ट्रंप आके यहाँ चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज वो भारत का नागरिक नहीं है। सिमिलरली भारत का कोई नागरिक अमेरिका जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक वो नागरिक ना बन जाए, चाहे कितने अमीर क्यों ना हो, क्योंकि वो
उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है जिसमें ये डिसाइड किया गया था कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ सिविल, पॉलिटिकल और सोशल, सोशल अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन एलियंस को दिया जा सकता है। तिब्बतियन रिफ्यूजीज जो हैं उनके बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं, ये दिया गया है, लेकिन उनका हक नहीं है। सरकार को वो कोर्ट में नहीं घसीट सकते कि ये सोशल राइट्स हमें नहीं मिल रहा, चाहे वो फिर नरेगा का फ़ायदा हो, चाहे वो फिर मिड डे मील का फ़ायदा हो, क्योंकि वो नागरिकों के लिए रिजर्व्ड है। हर राज्य नागरिकों के लिए काम करता है। जैसे अमेरिका में भी अमेरिका फर्स्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो वही है, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिटीजन्स एंड एलियंस। भारत में बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ का मसला है, यही मसला है। काफ़ी सारे बांग्लादेशी, भारत सरकार ये नहीं कहती हम बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ को मतलब हम उनकी जान को खतरा में ले देंगे, बट हम कहते हैं आप नागरिक नहीं हो, आप इलीगल रह रहे हो, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। हम आपकी जान की सुरक्षा करेंगे जब तक आप हमारी सीमा में हो, बिकॉज हम एक सभ्य समाज के हिस्से हैं। पर आप हमारे देश के पॉलिटिकल हिस्से का हिस्सा बन रहे हैं, आप हमारे राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें कतई मंजूर नहीं होगा, बिकॉज आप नागरिक नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कौन नागरिक है कौन एलियन है। अब अगेन नागरिक की ज़रूरत क्यों है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है क्या भाई? नागरिकता की ज़रूरत इसलिए है या उसके वेल डिफाइंड होने की ज़रूरत ये कि नागरिकता जो सिटीजनशिप है या जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन है, यही वेरी बेस है जो स्टेट बनाता है। जब मैं कहता हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट, तो वी नीड सिटीजन। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो संविदा, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके दम पर स्टेट बना, राज्य बना, नागरिक चाहिए। राज्य को चलाने के लिए जब हम कहते हैं सरकार की जरूरत है, सरकार कौन बनाएगा? वो नागरिक होंगे। संप्रभु, हम नहीं कहते भारत का संविधान अगर हम पढ़ें, उसका प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी ये दिखाता है कि सुप्रीम भारत के लोग हैं, कोई देखा अनदेखा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब भारत के लोग खुद को अधिकार दे रहे हैं, हम अपने आप को ये वादा करते हैं, हम अपने आप को तमाम अधिकार देते हैं, आज़ादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, हम अपने आप को दे रहे हैं, भारत के तमाम नागरिकों को दे रहे हैं, गैर नागरिकों को नहीं दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज कोई भी राज्य जवाबदेह केवल अपने सिटीजन्स के प्रति होता है। नागरिकता दो तरह की होती है, एक एक्सक्लूसिव, एक इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं मॉडर्न स्टेट के पहले था, जब नागरिकता को ज़मीन, सामाजिक हैसियत, आपकी आर्थिक हैसियत से जोड़ के देखा जाता था। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज़ में, सिटी स्टेट्स में महिलाएं और गुलाम नागरिक नहीं हो सकते थे। ब्रिटेन में 1960s तक पोल टैक्स था, यानी अगर आप एक खास इनकम के लेवल तक इनकम टैक्स भरते हैं या आपकी इनकम है तो ही आप वोट डाल सकते हैं। अमेरिका में कालों के पास जिम क्रॉ लॉज 1970s तक बराबरी का वोट का अधिकार नहीं था कई इलाकों में। कई देशों में वोट और लोकसभा या राज्यसभा जो भी उनके देश की नेशनल असेंबलीज हैं, उनमें चुने जाने के लिए एक धर्म विशेष का होना जरूरी है। नागरिक बनने के लिए जैसे मालदीव्स का नागरिक केवल एक सुन्नी मुसलमान हो सकता है, मुसलमान भी नहीं, सुन्नी मुसलमान, ठीक है। सेम सिमिलरली जो ब्रुनाई है, ब्रुनाई के अंदर सिटीजन केवल मुस्लिम हो सकते हैं। ऐसा क्यों? नागरिक हैं, वहाँ इंडियंस भी रह रहे हैं, वहाँ हिंदूज रह रहे हैं, क्रिश्चियंस रह रहे हैं, उनके पास राइट है रिलीजन को प्रोफेस करने का, बट वो सिटीजन नहीं। क्यों? बिकॉज राज्य को लगता है कि अगर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्हीं ग्रुप्स के बीच में हुआ है। या हम अरबिक वर्ल्ड की बात करें, 20-20 साल 30-30 साल तक वहाँ इंडियंस रहते हैं, पर नागरिकता कानून बहुत सख्त है, वो नागरिकता नहीं देते। आप जिंदगी भर रहिए, क्यों? वो चाहते नहीं है, जब तक आपका काम है आप रहिए और रिटायरमेंट के बाद यहाँ से निकलिए। गोल्डन वीज़ा गिने चुने लोगों को मिलता है। क्यों? बिकॉज उनकी जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा एक्सक्लूसिव है। किसके लिए? फिर आता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब विविधता, जैसे भारत उसका एग्जाम्पल है। भारत के अंदर नागरिकता को कई तरह से हासिल भी किया जा सकता है। भारत के अंदर नागरिकता अलग अलग समूह को दी गई है, किसी स्पेसिफिक समूह को नहीं दी गई है। भारत की नागरिकता की खासियत ये है कि क्वालिफिकेशन बेस नहीं है, इसमें कोई आर्थिक क्वालिफिकेशन नहीं, कितना पैसा कमाओगे तो आप नागरिक और वोटिंग राइट्स आपको मिलेंगे, या आप एक पर्टिकुलर जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हो तो आपको मिलेंगे। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगेन नागरिकता पे एक और सवाल आता है, जब हम कहते हैं कि नागरिकता फिर मिलती कैसे है। मैंने कहा कि जिन लोगों ने राज्य बनाया वो नागरिक बने, पर राज्य तो बहुत पहले बन गया। अब राज्य के बाद आप क्या करेंगे? तो इसमें पहले कॉन्सेप्ट आता है बाय अलग अलग कॉन्सेप्ट की नागरिकता मिलेगी कैसे। तो उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार से मेरा क्या मतलब है? मेरे माता पिता या मेरे माता पिता में से कोई एक देश का नागरिक था, उसके एवज में वो नागरिकता मेरे पास आई। हम में से ज़्यादातर 99.9% इंडियंस जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट में भारत के नागरिक हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी भारतीय थे। जो भारत में नागरिकता कानून है, आप लोगों को मैंने बोला है वो आपको इंटरनेट से पढ़ना है। नागरिकता कानून जो है 1950s का, वो कानून ने एक डेडलाइन शिफ्ट करी कि इस तारीख तक रहने वाले तमाम लोग भारतीय और इनके जो बच्चे होंगे वो भारतीय होंगे। लेकिन 1990 के दशक में हमने इसमें शिफ्ट लाया कि इनिशियली जो पहले थी नागरिकता पिता से पास होती थी। ये ज़्यादातर देशों में ऐसा ही था, खासकर कि जो एशिया और वेस्ट एशिया की कंट्रीज जैसे ईरान और इंडिया वगैरह, कि नागरिकता पिता मतलब पिता का भारतीय होना ज़रूरी है तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद 1992 में जब भारत में जेंडर न्यूट्रल मतलब लिंग को बराबरी से देखने का जो कॉन्सेप्ट है वो जब आया, उस कॉन्सेप्ट के तहत ही डिसाइड किया गया 1992 में कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी एक का भी भारतीय होना सफिशिएंट है और उनके बच्चों के पास वो नागरिकता आएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बाय बर्थ, बाय प्लेस ऑफ बर्थ,
ये अमेरिका या कुछ ही देशों में, ज़्यादातर देशों में बाय बर्थ वाला कॉन्सेप्ट है। बाय प्लेस ऑफ बर्थ का ये है कि अगर आप टूरिस्ट भी हैं, इंडिया में एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कोई टूरिस्ट आया, इंडिया में रह रहा है, स्टूडेंट है, और उसको यहाँ बच्चा पैदा हो गया, क्या उसका बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा? नहीं। बट अमेरिका के केस में अगर मैं टूरिस्ट हूँ और मैं अमेरिका जाता हूँ और मेरी वाइफ को बच्चा हो जाता है या किसी को भी बच्चा हो जाता है, तो वो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक बन जाएगा। और ऐसे काफ़ी सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज थे जो प्रेगनेंसी से छुपा कर अमेरिका जाते थे जस्ट बच्चा पैदा करने, और बिकॉज बच्चा अमेरिका में पैदा हो गया इसलिए उनके पेरेंट्स को तब तक अमेरिका में रहने का अधिकार दिया जाता था जब तक कि वो बच्चा 18 साल का ना हो जाए। जो बच्चा 18 साल का हो जाता था वो अपने माँ बाप को स्पॉन्सर कर देता था नागरिकता देने के लिए। अब अमेरिका से बहुत ज़्यादा सख्त है और कई ऐसे केसेस हैं जहाँ बच्चे जो अमेरिका में पैदा हुए 14-15 साल के हो चुके हैं, उनके माँ बाप को वापस मैक्सिको भेजा जा रहा है। कहते हैं कि आपका बच्चा खुद रह सकता है, हम नागरिकता बच्चे को देने के लिए बाध्य थे, आपको देने के लिए नहीं, हम बाद में चूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बाय प्लेस ऑफ बर्थ आता है। तीसरा होता है थ्रू नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है कानून, या उसके पहले मैं बात करूँ तो बाय मैरिज। मैंने किसी नागरिक से शादी करी, आपने अक्सर सुना होगा ये बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, खासकर जो शैम मैरिज यानी झूठी शादियाँ या ये किराए की शादियाँ जो कनाडा और इंग्लैंड में होती है, जिसमें इंडियंस खासकर पंजाब तरफ काफ़ी लोग इसमें रहे एक समय तक, वो वहाँ जाते हैं और शादियाँ कर लेते हैं। असली भी शादियाँ होती हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल शादियाँ होती हैं कि मैंने जाके गोरी से शादी करी, उसके बदले मुझे उसकी नागरिकता के दम पे मुझे नागरिकता मिली और बाद में हमने डिवोर्स ले लिया। 3 बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज होता है। इंडिया में ये अलाउड है। हमने सुना है, आपने भी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने देखा था, काफ़ी सारी पाकिस्तानी लेडीज़ इंडिया में मिली, मतलब न्यूज़ में चला। तो ये क्या था, इनकी नागरिकता इन्हें बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज मिली हुई है कि भैया भारतीय नागरिक से शादी की, उसके एवज में आपने नागरिकता का अधिकार लिया। वाइस वर्सा, यहाँ के बच्चे भी वहाँ गए हुए हैं, दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। चौथा आता है थ्रू नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कानूनी प्रक्रिया से नागरिकता। अब इसमें अलग अलग क्लॉज होते हैं। कुछ देश जो होते हैं वो संपत्ति खरीदने के, ज़्यादातर जो गरीब कंट्रीज जैसे केमन आइलैंड वगैरह है, आपके कैरिबियन आइलैंड्स हैं, वहीं होता है कि अगर आप गए और आपने $1 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया तो आप नागरिकता ले सकते हो। इसका इस्तेमाल अक्सर अमीर लोग करते हैं दूसरे देशों की नागरिकता लेने के लिए, ताकि वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सके और टैक्सेशन से बच सके। मेहुल चोकसी जो भागा, वो इस समय शायद बरमूडा में है, वो इसीलिए ना उसने पैसा दे के वहाँ की नागरिकता लेने की कोशिश करी। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है समय के साथ। कुछ देशों में 5 साल है, कुछ देशों में 10 साल है, कुछ देशों में 15 साल है। एक नियत समय तक आप रहने के बाद कुछ एग्जाम्स, कुछ क्वालिफिकेशन, जिसमें जॉब क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उनको पूरा करने के बाद आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो ये थ्रू नेचुरलाइजेशन होता है। भारत में भी ऐसा होता रहा है। इसका कहने का एक ही मतलब है कि बस एक ही मतलब है कि नागरिकता कई तरीकों से हासिल की जा सकती है। तो ये नेचुरलाइजेशन से आप नागरिक बन सकते हैं। अगेन यहाँ एक सवाल और होता है, क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति 2 देशों का नागरिक हो सकता है? हाँ भी, नहीं भी। कुछ देशों में डुअल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी। डुअल नागरिकता का मतलब ये है कि एक ही समय पर कोई व्यक्ति 2 देशों का नागरिक हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल है पाकिस्तान। अगर मैं नज़दीक में बात करूं, पाकिस्तान डुअल नागरिकता के सिद्धांत को मानता है और काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो ब्रिटेन के नागरिक भी हैं, उनके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट भी है, उन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट वापस नहीं किया। पर भारत के केस में डुअल नागरिकता नहीं है। भारत के केस में अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, और अगर आप अमेरिका या कनाडा की नागरिकता हासिल करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, या अगर आपको भारत की नागरिकता हासिल करनी है तो आपको अपनी फ्रांस की या ब्रिटेन की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि कुछ देशों का ये मानना है कि अगर इस तरह की डुअल नागरिकता के कॉन्सेप्ट से जो वो वैलिड क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, वो जियोपर्डाइज हो सकता है, वो खतरे में पड़ सकता है कि एक नाव की सवारी या 2 तरह के राजनीतिक व्यूज़ या 2 तरह के ढांचों के प्रति वफादारी। कौटिल्य ने कहा था ना, राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, मेरी निष्ठा बटी हुई है, तो वो एक सवाल दिक्कत वाला हो सकता है भारत में। इसलिए डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। भारत में नागरिकता हासिल करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। यहाँ पे भारत में या तो आप जन्म से नागरिक हो सकते हैं, जन्म के स्थान से नहीं हो सकते, शादी से हो सकते हैं, या नेचुरलाइजेशन से हो सकते हैं 5 साल। जैसे इसका एग्जाम्पल है, काफ़ी सारे हमारे यहाँ जो सिंधी भाई हैं, सिंधी कम्युनिटी के, जो सिंध में जिन हमारे हिंदू भाइयों का परसिक्यूशन वहाँ पर होता रहा है, मतलब उनके साथ भेदभाव जो होता रहा, उज्जैन इंदौर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी तादाद में आज़ादी के बाद सिंधी समाज आके बसा, बिल्कुल बसा। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई ऐसे केसेस हमने न्यूज़ में देखे जहाँ पे उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। क्यों? बिकॉज वो वहाँ से परसिक्यूटेड होकर आए, और जो हमारा पूरा CA कानून है, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कानून को हमने बदला ही इसीलिए, CA को बदला गया इसलिए कि जो पहले 5 साल 10 साल की जो मार्जिन थी, कोई व्यक्ति भारत आता है, यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, या कहता है कि उसके साथ वहाँ भेदभाव हो रहा है, 10 से 12 साल लगते हैं, 15 साल तक भी लग जाते थे नागरिकता हासिल करने में। लेकिन CAA में NDA गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट,
जिनके साथ वहाँ प्रोसिक्यूशन होता है, जिनके साथ भेदभाव उनके धार्मिक आधार पर होता है, अगर भारत में आके शरण मांगते हैं तो उसको बेसिस बनाकर उनकी जो नागरिकता की अपीलें हैं उनको फास्ट किया जा सके। तो आपने देखा होगा कुछ पिछले 1-2 साल में हमने कई केसेस देखे थे जहाँ पे कलेक्टर, जो पहले अधिकार राज्य सरकार को था, वो कलेक्टर को दे दिया गया है कि वो सर्टिफाई कर सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये फला कंट्री से आता है, और पहले उसके लिए बड़ा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता था, आपको उस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते। लेकिन अब अगर मैं सिंधी समाज का मेंबर हूँ या मैं सिख समाज का मेंबर हूँ, तो मेरा जो क्षेत्रीय समाज है वो इस बात को डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे समाज का हिस्सा है और इसको वहाँ पे भेदभाव फील हो रहा था, इसलिए वो आया और इसलिए भारत की नागरिकता लेना चाहता है। तो उस कानून को बनाने का मेन मकसद ही यही था। तो आप देखते हैं इस तरह से कई केसेस आपने सुने होंगे, इसमें कहा गया कि कई सालों से रह रहे जो सिंधी रिफ्यूजीज़ थे उनको नागरिकता दी गई, या जो अफगानिस्तान से सिख समुदाय के लोग आए उनको नागरिकता दी गई। तो ये पूरा वही कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन, यानी कानूनी तरीके से किसी को नागरिकता देना, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब नागरिकता जाति कैसे है? भारत के केस में नागरिकता नहीं जा सकती। भारत के केस में नागरिकता केवल उन लोगों की छीनी जा सकती है जो कानूनी तौर पे भारत के नागरिक बने हो, नेचुरलाइजेशन के थ्रू। जन्म वालों की नहीं। आप देशद्रोह करोगे, आप गद्दारी करोगे, आपको सजा दे दी जाएगी, आपको फांसी दे दी जाएगी, पर नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। पर अगर आप कानूनी तौर पर भारत के नागरिक बनते हो, भारतीय सरकार को ये लगता है कि आप भारत में आकर भारत के हित के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, या आप किसी और देश के प्रति वफादारी रख रहे हैं, या आपकी आचरण से देश की एकता को खतरा है, तो भारत में आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप का। सिटीजन कौन होता है, उसके क्या अधिकार हैं, किस तरह से कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है और किस तरह से नागरिकता छीनी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।